मेरे भाई और मुझे दो सिस्टम मिले थे। एक था मैग्नीफाई 1000x सिस्टम और दूसरा था श्रिंक 1000x सिस्टम। दुनिया के खत्म होने से पहले मेरा भाई थोड़ा शो ऑफ करना और मैजिक ट्रिक्स दिखाना चाहता था, इसलिए उसने सबसे पहले मैग्नीफाई 1000x सिस्टम छीन लिया। मेरे पास केवल वही सिस्टम बचा जो उसने नहीं चुना था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि केवल 3 दिन बाद रेन अपोकलिप्स आ जाएगी। हर व्यक्ति ऊंची बिल्डिंग्स में फंस जाएगा। उस वक्त घर में मौजूद रिसोर्सेज ही जीवित रहने की सबसे बड़ी की बन जाएंगे। मैंने श्रिंक 1000x सिस्टम पर भरोसा किया। 1000 गुना छोटा किया गया एक बिस्कुट भी मुझे कई महीनों तक जीवित रख सकता था। मैं हर एक पीस को बचाकर इस्तेमाल करता रहा। अपोकैलिप्स में किसी तरह जीवित बचने के बाद जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं वापस उसी मोमेंट में पहुंच चुका था जब हम सिस्टम चुन रहे थे। इस बार मेरा चापलूस भाई सबसे पहले श्रिंक 1000x सिस्टम को ले गया। उसी वक्त मुझे समझ आ गया कि वह भी मेरी तरह रीबर्थ लेकर वापस आया है। यह देखकर मेरे चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। कृपया अपना सिस्टम चुनिए। मैं श्रिंक 1000x सिस्टम लूंगा, मेरा भाई एक्साइटमेंट से सबसे पहले बोला। बाइंडिंग सफल। सभी आइटम्स को 1000 गुना छोटा किया जा सकता है। एक ही आइटम पर बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता। एक्सपायरी टाइम 87,600 घंटे। हे भाई, तुम इसके लिए मुझसे लड़ोगे तो नहीं? उसके चेहरे पर छाई हुई एरोगेंट और विक्टोरियस स्माइल को देखकर मैं चुप रहा। बिल्कुल नहीं भाई, तुम जानते हो कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, इसलिए मैं मैग्नीफाई 1000x सिस्टम चुन लेता हूं। उसे रिलीफ महसूस हुई क्योंकि उसे लगा कि मेरी तरह उसका रीबर्थ नहीं हुआ है। सिस्टम बाइंडिंग सफल। मैं उसे ठंडी निगाहों से देखता रहा। मेरे दिल में उसके लिए अब कोई अटैचमेंट नहीं बचा था। दुनिया का सेवियर बनना चाहते हो तो इस जीवन में खुद ही बन जाना। मेज पर रखा एप्पल अचानक बहुत छोटा हो गया और कॉफी टेबल को तोड़ते हुए नीचे गिर पड़ा। मेरा भाई एक्साइटमेंट से उछल पड़ा। यह सच है, अब श्रिंक सिस्टम मेरा है। उसने मुड़कर मेरी ओर मौकरी भरी नजर से देखा। तुम्हारा मैग्नीफाई सिस्टम तो ज्यादा काम का नहीं लगता। हां, ज्यादा काम का नहीं है, बस मैजिक ट्रिक्स दिखाने के काम आएगा। मैंने हाथ बढ़ाकर छोटी हो चुकी कॉफी टेबल को छुआ। वह तुरंत गायब हो गई। क्लीनिंग कंप्लीट। बड़े भाई, तुम्हारा सिस्टम तो बिल्कुल बेकार है। फिर उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। भाई, मुझे पैसे दो, मुझे बाहर जाकर फन करनी है। यह कहकर वह चला गया। उसके जाते ही मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। अपोकलिप्स आने में अब केवल 3 दिन बाकी थे। टाइम की एक एक घड़ी कीमती थी। सबसे पहला काम था, मैंने $5 लाख का लोन ले लिया। घर से निकलने से पहले मैंने अपने छोटे भाई का आईडी कार्ड निकाला और उसे माइक्रोवेव में डालकर उसकी मैग्नेटिक स्ट्रिप को नष्ट कर दिया। शाम होने पर मैं एसेंशियल सप्लाईज खरीदकर वापस लौटा। मैंने सारा सामान लिविंग रूम के वेंटिलेशन डक्ट में छिपा दिया, जिसे मैंने पहले ही खोल रखा था। यह सब आने वाली अपोकैलिप्स की प्रिपरेशन के लिए था। मैंने स्पेशल तौर पर टेम्पर्ड ग्लास भी बनवाया। वेंटिलेशन डक्ट की खाली जगह का उपयोग करते हुए मैंने एक छोटा सर्वाइवल बेस तैयार कर लिया। उसमें मैंने एक छोटा विंड टर्बाइन और फुल स्पेक्ट्रम एलईडी स्ट्रिप्स भी लगा दी। ये सब करने के बाद मैंने पागलों की तरह ऑनलाइन शॉपिंग शुरू कर दी। जीवित रहने के लिए एसेंशियल आइटम्स मंगाई जा रही थीं। रात के वक्त सामने वाले फ्लैट से कुछ हलचल सुनाई दी। वहां मेरा भाई और पड़ोस की एक लड़की मौजूद थे। क्या ये घर सचमुच मेरे लिए है? बिल्कुल, मैंने पूरी कीमत चुका दी है। ये घर तुम्हारे लिए मेरा गिफ्ट है। थैंक्स। मेरे और मेरे माता पिता के लिए नीचे रहना सचमुच बहुत इनकन्वीनियंट था। यह केवल इनकन्वीनियंस की बात नहीं है, बाद में तुम मुझे और भी ज्यादा थैंक्स दोगी। मेरा दिल बैठ गया। उसे पता था कि नीचे की फ्लोर्स भी पानी में डूब जाएंगी, लेकिन उसके पास इतने पैसे आए कहां से? मैंने तो उसका आईडी कार्ड पहले ही बेकार कर दिया था। तभी मुझे अपनी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स याद आए। थैंक्स चैन युआन, तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो। नहीं, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारे लिए मैं हमेशा हंसता रहने वाला फूल छोटा भाई भी बन सकता हूं। चेन युआन ने घर में एंट्री करते ही मेरी ओर देखा और उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दी। मैंने सीधे मुद्दे पर आते हुए ठंडी आवाज में पूछा, मेरे प्रॉपर्टी पेपर्स कहां हैं? भाई, मैंने उन्हें गिरवी रख दिया था। और उससे मिले पैसों का क्या किया? मैंने उन पैसों से बहन शियाओ शियाओ के लिए घर खरीद दिया। यह वह घर है जिसके लिए तुम्हारे भाई ने वर्षों तक मेहनत करके पैसे जोड़े थे। पुराना घर बेचकर मैंने डाउन पेमेंट का अरेंजमेंट किया। वैसे उसमें मेरा भी हिस्सा था। सब कुछ केवल तुम्हारा कैसे हो गया? लगता है तुम सचमुच बड़े हो गए हो। मैं हमेशा से ही बड़ा था। आखिर मैं एक कॉलेज ग्रेजुएट हूं। मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया।
हम भले ही एक माँ की संतान हों, लेकिन एक पिता की नहीं। यदि मैंने लिन झोंग की स्टेप मदर से वादा न किया होता तो मैं पिछले जीवन में इस बोझ को 10 साल तक क्यों ढोता। अब देखते हैं कि इस अपोकलिप्स में कौन सुख से जीता है और कौन तड़पता है। मैं अपने कमरे में लौट गया और सप्लाईज मंगाने का काम जारी रखा। अगली सुबह घर से निकलने से पहले मैंने सोफे पर $5,000 रख दिए। मैं केवल इतना चाहता था कि वह मेरी आंखों से दूर रहे। नीचे जाते वक्त मेरी मीटिंग शियाओ शियाओ और उसके फैमिली से हुई। ऊंची बिल्डिंग्स में घर खरीदने वाले फूल होते हैं। जब वे बूढ़े हो जाएंगे और चलना फिरना डिफिकल्ट हो जाएगा, तब उन्हें लिफ्ट की कीमत समझ आएगी। यदि हमें $10 लाख का कॉम्पेंसेशन नहीं मिला तो हम मानेंगे ही नहीं। 10 लाख से क्या होगा, हमें तो 1 करोड़ चाहिए। उसकी मां ने तुरंत उसे थप्पड़ मार दिया। मैं केवल ठंडी हंसी हंस सका। आज मुझे बाहर जाकर डिगिंग टूल्स, सीड्स, सर्वेलेंस इक्विपमेंट और अन्य सप्लाईज खरीदनी है। जब मैं वापस लौटा, मेरा भाई एक्चुअली घर पर नहीं था। मैंने मौका देखकर तुरंत कैमरास लगा दिए। इसके बाद मैंने अपनी एबिलिटी का उपयोग करके बीजों के बैग्स 1000 गुना छोटे कर दिए और उन्हें अपने छोटे से बेज में रख दिया। दूसरी बार बाहर जाने पर मैं बड़ी नंबर में चिक्स, डकलिंग्स और छोटे पिगलेट्स लेकर लौटा, जिन्हें मैंने पहले ही 1000 गुना छोटा कर दिया था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मेरा भाई वापस आ चुका था। उसके साथ फेमस इंटरनेट इन्फ्लुएंसर लिन शियाओ शियाओ भी थी। ये तुम्हारे भाई चेन युआन है। हाँ भाई, बिल्कुल सही। और ये हैं मिस शियाओ। सुना है कि ये पहले अपने गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। मैं तुम्हें जानती हूं चेन युआन। मुझे अब वापस जाकर आराम करना है। ये कहकर लिन शियाओ शियाओ मुड़ी और सामने वाले फ्लैट में चली गई। मेरा भाई उम्मीद भरी नजरों से मेरी ओर देखने लगा। मुझे कुछ और पैसे दे दो। आखिर मैं तुम्हारा सबसे प्यारा छोटा भाई हूं। जब तक जरूरत ना हो वापस मत आना। मैंने उसे फिर $5000 भेज दिए। थैंक्स। इसे फ्यूचर में बड़े किए जाने वाले सामान की एडवांस पेमेंट समझ लो। उसने कॉफी टेबल पर रखा एक एप्पल उठाया और उसका एक बाइट खा लिया। तभी उसकी नजर उस सीड्स के बैग पर पड़ी जिसे मैंने वहीं छोड़ रखा था। मैंने नहीं रखा भाई, लेकिन तुम ये सब जमा क्यों कर रहे हो? इन दिनों वेदर लगातार खराब बना हुआ है और हमें ये अजीब सिस्टम्स भी मिल गए हैं। तुम्हारा बड़ा भाई बस इस बात से डर रहा है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए प्रिकॉशन के तौर पर मैं कुछ सीड्स जमा कर रहा हूं। हाँ हाँ भाई, तुम सच में बहुत बड़े फूल हो। मेरे मैग्नीफाई सिस्टम के रहते इन चीजों का क्या फायदा है? उसने तिरस्कार भरी नजर से सीड्स को उठाया और डस्टबिन में फेंक दिया। इससे उसे और भी यकीन हो गया कि मेरा रीबर्थ नहीं हुआ है। आखिर बिना सूरज की रोशनी वाली अपोकैलिप्स की दुनिया में भला कौन वेजिटेबल्स उगाता है? मैंने आंखें घुमाई और वापस अपने रूम में चला गया। जब मैं जागा तो बारिश पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। जब मैं बाहर निकला, क्या फूल आदमी है? इतनी सारी सस्ती चीजें जमा करने का कोई मतलब नहीं है। मुझ पर भरोसा करो। चेन युआन बेचैन दिखाई दे रहा था, लेकिन वह सच्चाई बताना नहीं चाहता था। शायद वह अपोकलिप्स आने के बाद सबको सरप्राइज करना चाहता था। भाई, क्या मैं ये सप्लाईज पहले घर पहुंचा दूं? जैसा तुम ठीक समझो भाई। तुम कहां जा रहे हो? बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है। कंपनी जा रहा हूं। लेकिन उसने अपने पास खड़ी लिन शियाओ शियाओ की तरफ देखा और अपनी बात वहीं रोक ली। मुझे पता था कि वह मुझे रुकने के लिए नहीं कहेगा। उसने अपना कॉलर ऊपर किया और जल्दी से कंपनी की ओर निकल गया। नीचे लॉबी में मेरे मंगाए हुए सप्लाईज का ढेर लगा हुआ था। भाई, तुमने इतना सारा सामान क्यों खरीदा है? क्या तुम्हारी लॉटरी लग गई है? बस मन बहलाने के लिए शॉपिंग कर ली। इतना सामान उठाना बहुत डिफिकल्ट होगा। हम इसे एक बार में ऊपर नहीं पहुंचा पाएंगे। क्यों ना कुछ कोवर्कर्स को मदद के लिए बुला लो। मैंने सिर हिलाया। जरूरत नहीं है। मेरी सबसे महंगी चीजों पर 5000 युआन का शिपिंग इंश्योरेंस है। कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुई है ना? नहीं। डिलीवरी वाले ने सामान बाहर निकाल दिया। मैंने पैकेज खोला। अंदर एक माइक्रोविला था। इस चीज की कीमत 2 लाख युआन है। ये अमीर लोगों के टॉयज होते हैं। भाई, अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो कार क्यों नहीं खरीद लेते? मुझे उसे पार्क नहीं करना पड़ेगा। ग्रीन एरिया में ही ठीक है। मैंने उसे एक सिगरेट पकड़ा दी। सब कुछ सही होने की कंफर्मेशन करने के बाद मैंने सामान को एक साथ रखा और अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। जितने टाइम में डिलीवरी वाला सिगरेट जलाने के लिए मुड़ा, उतने में ही सब कुछ हो चुका था। जब उसने वापस मुड़कर देखा तो उसके सामने पहाड़ की तरह रखा सारा सामान गायब हो चुका था। अभी अभी मैंने क्या देखा? उसने अपनी आंखें मल लीं। वह पूरी तरह शॉक्ड था। नहीं भाई, तुमने अभी देखा था ना, सारा सामान गायब हो गया। मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने छोटे किए गए सामान को एक ब्लैक बैग में रख लिया। मेरे हाथ में केवल माइक्रोविला वाला पैकेज ही बचा था। मैंने तो सिर्फ यही एक पैकेज लिया था।
डिलीवरी वाला वहीं जमीन पर बैठ गया। मजाक कर रहा हूं, मैंने अभी सब देखा था। सामान सचमुच गायब हो गया। मुझे लगा शायद यहां घोस्ट्स हैं। मेरी कंपनी सचमुच कंप्लेनेंट्स और नाराजगी से भरी हुई थी। पिछले कुछ ईयर्स में हाउस बेचने का बिजनेस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा था। जॉब करने वाले लोगों पर प्रेशर बहुत ज्यादा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और वापस ऊपर चला गया। आज कंपनी में मेरा आखिरी दिन था। अपनी सीट पर बैठते ही मैंने तरह तरह की वीडियोस डाउनलोड करना शुरू कर दिया। मेरा इरादा कई 100 टेराबाइट स्टोरेज भर देने का था। मेरी टेबल पर खाने के पैकेट्स का ढेर लगा हुआ था। मैं पूरी तरह आराम से टाइम बिता रहा था। मेरे बगल में बैठी झांग दीदी मेरी ओर झुककर बोली, छोटे चेन, पूरे वीकेंड तुम्हें देखा ही नहीं। क्या तुम्हारी लॉटरी लग गई है? शायद। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहा। देर से आने वाले मैनेजर वांग आखिरकार पहुंच गए। क्या देख रहे हो? ये देख रहा हूं कि आज तुमने कोई हाउस बेचा या नहीं। क्या तुम ईमानदारी से काम नहीं कर सकते? जब वो मेरे पास से गुजरे तो उन्होंने मुझे खुलकर काम चोरी करते हुए देख लिया। वह गुस्से से फटने वाले थे। चेनलान, क्या तुम सच में मेरी कोई इज्जत नहीं करते? चुप रहो। मैंने तुरंत उन्हें एक थप्पड़ जड़ दिया। वह वहीं घूम कर रह गए। उन्होंने अपना चेहरा पकड़ लिया और हैरानी से मुझे देखने लगे। आराम से। थोड़ा चक्कर आना नॉर्मल बात है। मैं मुस्कुराते हुए वापस अपनी चेयर पर बैठ गया। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? हां, मैंने तुम्हें मारा तो अब क्या कर लोगे? क्या तुम्हें अभी भी अपनी जॉब चाहिए? मैंने तुरंत पलटकर जवाब दिया। आज मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। क्या यह वही बात नहीं है जो तुम कहा करते थे? मुझे लगता है यह तुम्हारी लाइन थी। अब बोलने की बारी मेरी है। मुझे इतना कॉन्फिडेंस से भरा देखकर वह कंफ्यूजन में पड़ गया। इतनी जोर से मत बोलो। उस रात ऑफिस में जो हुआ था उसे मैं सीक्रेट रखूंगा। मैंने अपनी उंगली होठों पर रखी। जैसे ही मैंने यह कहा, मैनेजर वांग का चेहरा लाल से हरा पड़ गया। बकवास मत करो। आज तुमने मुझे मारा है। हम इसका हिसाब बाद में करेंगे। ये कहकर मैनेजर वांग वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद झांग दीदी फिर मेरे पास आई। ऑफिस में आखिर किसके साथ क्या हुआ था? मुझे क्या पता। मैंने कंधे उचकाए। अब असली काम शुरू होता है। अपोकलिप्स बहुत लंबी चलेगी और मेंटल सपोर्ट के बिना इंसान ज्यादा टाइम तक नहीं टिक सकता। कंपनी का इंटरनेट बहुत तेज है। मैंने हार्ड ड्राइव निकाली और उसे अपने ब्रीफ केस में रख लिया। काम पूरा हो गया। तभी एक खुशबू मेरी ओर आई। क्या बॉस मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? बॉस, अगर किसी को सच पता ना हो तो उसे लगेगा कि कंपनी के मालिक आप ही हैं। मैंने तुमसे कहा था कि कंपनी को अपना घर समझो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि तुम ही मालिक बन जाओ। मैंने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। मैंने मुड़कर एक कागज पर अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखी। फिर खड़ा होकर उसके सीने पर हल्के से थपथपाया। तुम क्या करने वाले हो? ये मेरा घर का एड्रेस है और ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एक साधारण मैप है। अगर मैं आगे जीवित ना रहूं तो मुझे ढूंढने जरूर आना। मुझे तुम पसंद हो। यह कहकर मैं स्टाइल से वहां से निकल गया। मेरे पीछे से किसी के दबे हुए गुस्से की आवाज सुनाई दी। मैं रुक गया। मैंने अपना एम्प्लॉई आईडी कार्ड उतारा और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। फिर पीछे मुड़कर अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे हर टाइम छोटे चेन मत कह करो। अब से जब भी मुझे देखो मुझे भाई चेन कहकर बुलाना, ठीक है? मैंने थम्स अप दिखाया और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। अगर मैं अभी नहीं निकला तो थोड़ी देर में सिक्योरिटी गार्ड्स यहां पहुंच जाएंगे। नीचे पहुंचते ही डिलीवरी वाला मुझे देखते ही झुक गया और माफी मांगने लगा। मुझे बहुत माफ कर दीजिए। आपका पैकेज खो जाना पूरी तरह मेरी गलती है। मैं किसी न किसी तरह आपको कॉम्पेंसेशन देने का अरेंजमेंट करूंगा। बस मुझे थोड़ा और टाइम दे दीजिए। उसके चेहरे पर पैनिक साफ दिखाई दे रही थी। उसे देखकर मुझे अपने जॉब के शुरुआती दिन याद आ गए। मैं रुक गया और उसे समझाते हुए कहा, सामान खोया नहीं है। मुझे डिलीवरी मिल चुकी है। सच में कुछ भी नहीं खोया। बस मेरे पास मैजिक है। सच में? मैं हल्का सा मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने ही पास्ट वाले रूप को सलाह दे रहा हूं। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। अब घर लौटने का टाइम था और ज्यादा जरूरी सप्लाईज जमा करनी थी। हो सकता है ये बारिश कभी रुके ही नहीं। इतना कहने के बाद मैंने अपनी छतरी खोली और मूसलाधार बारिश में कदम रख दिया। आज का मिशन था पूरे सुपरमार्केट को खाली कर देना। ऑनलाइन मंगाए गए 10 साल के ज्यादातर सप्लाईज पहले ही पहुंच चुके थे। जिस दिन सिस्टम की यूसेज ड्यूरेशन खत्म होगी उसी दिन यह अपोकैलिप्स रेन भी रुक जाएगी। यह सोचकर मैं एक्साइटेड होने लगा। आज बारी खाने पीने के सामान की थी। मैं शहर के सबसे बड़े सुपरमार्केट में पहुंचा। जहां जहां मैं गया वहां वहां हर चीज तुरंत छोटी होती गई और मेरे ब्रीफकेस में चली गई। मेरा उन्हें खरीदने का कोई इरादा नहीं था।
जब मैं बाहर निकला तो अलार्म लगातार बजने लगे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स को कुछ भी नहीं मिला। मॉल के बाहर खड़े होकर मैं सोचने लगा कि बचे हुए $1,00,000 कहां खर्च किए जाए। तभी मेरी नजर सुवेनिर शॉप में टंगे हुए एक कंपाउंड बो पर पड़ी। इस हथियार की कीमत कितनी है? ये कोई हथियार नहीं बल्कि एक आर्ट पीस है। ये ह्यूमन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की एक अचीवमेंट है। शॉपकीपर ने मुझे अधीर नजरों से देखा। $1,00,000। डील पूरी होने के बाद मैंने एक बबल टी मंगाई। अपने मोहल्ले के बाहर वाले पेट्रोल पंप पर उतरकर मैंने अपने भाई को एयर टिकट का स्क्रीनशॉट भेज दिया। कंपनी मुझे शहर से बाहर बिजनेस ट्रिप पर भेज रही है। मैं तुम्हें $500 भेज रहा हूं, आज रात के डिनर के लिए इस्तेमाल कर लेना। इतने कंजूस मत बनो भाई। भाई मैं ठीक हूं, मुझे पता है। मैं अभी शियाओ शियाओ की लाइव स्ट्रीम देख रहा हूं, काफी मजेदार है। मैंने तुरंत उसे एक और मैसेज भेजा। मेरे बैंक अकाउंट में अभी भी $50,000 पड़े हैं। मैंने उन्हें अपने रूम में तकिए के नीचे रख दिया है। उन्हें छूना मत, ठीक है? समझ गया भाई? जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। वह तुरंत टैक्सी लेकर एटीएम की ओर निकल गया। मैं पेट्रोल पंप के अंदर चला गया और जम्हाई ले रहे एम्प्लॉय से कहा, पूरा भर दीजिए। छोटे भाई, तुम्हारी गाड़ी कहां है? कोई गाड़ी नहीं? क्या पेट्रोल रखने के लिए ड्रम चाहिए? किराया $25 लगेगा। मैंने अपना खाली बबल टी कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। क्या इस कप में $5 का पेट्रोल भर सकते हैं? $5? हाँ हाँ छोटे भाई, तुम तो बड़े मजाकिया हो। वह इतनी जोर से हंसी कि सीधी खड़ी भी नहीं रह पाई। घर लौटते टाइम एक फेरारी मेरे पास आकर रुकी। गाड़ी में बैठे गोल्डन हेयर वाले आदमी ने शीशा नीचे किया। मैं उसके पास गया और उसकी सिगरेट पर थूक दिया। गोल्डन हेयर वाला आदमी तुरंत गाड़ी से बाहर निकल आया। घर पहुंचने से पहले मैंने अपनी आखिरी प्रिपरेशंस शुरू कर दी। मैंने छोटा विला मॉडल बाहर निकाला और उसे ड्राइंग रूम में रख दिया। छोटे के गए सारे सामान, खाना, फर्नीचर, पैकेजेस और बाकी सारी चीजें मैंने उस मॉडल के अंदर भर दी। ये सब करने के बाद मैंने उस घर की तरफ देखा जिसमें मैंने 10 साल बिताए थे, लेकिन अब वहां केवल रिग्रेट ही बचा था। मैंने मॉडल के एंट्रेंस को बंद कर दिया, केवल एक छोटा सा होल और उसे लटकती हुई एक रोप छोड़ दी। मैं खिड़की के बाहर गिरती बारिश को देखने लगा। 10 साल बाद फिर मिलेंगे। मैंने मॉडल को अपने सर्वाइवल बेस के अंदर रख दिया, फिर रोप का सिरा पकड़कर सिस्टम को आदेश दिया, मुझे 1,000 गुना छोटा कर दो। मेरी आंखों के सामने पूरी दुनिया विशाल होती चली गई। मैं हवा में लटका हुआ था और रोप को कसकर पकड़े हुए था। तभी बाहर दरवाजा खुलने की आवाज आई। मेरा भाई वापस आ चुका था। मैंने तुरंत पुली चालू कर दी। मैं तेजी से मॉडल के अंदर खींचता चला गया। अंदर जाने से ठीक पहले मेरी नजर मेरे भाई से मिली, जो अभी अभी घर में एंट्री हुआ था, लेकिन उसने छोटे हो चुके मुझे बिल्कुल नहीं देखा। चेनलान, तुम हरामी हो। मुझे इधर उधर दौड़ाकर फूल बना रहे थे। क्या तुम इंसान भी हो? फिर उसने चारों तरफ देखा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहां कुछ गायब है? घर में जमा रिसोर्सेज का पूरा पहाड़ पूरी तरह गायब हो चुका था। उसी टाइम उसे मेरा भेजा हुआ मैसेज मिला। कमीने! चैन युआन गुस्से में सामान तोड़ने लगा। वह इंटरनेट कैफे का निकम्मा मुझे फूल बना गया। वह भी मेरी तरह रीबर्थ लेकर वापस आया था। कोई हैरानी नहीं कि उसने मुझे धोखा दिया। अपने ही भाई को धोखा देने की हिम्मत। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं भी देखता हूं कि तुम्हारे उस बेकार श्रिंक सिस्टम का क्या फायदा है। एक दिन तुम रेंगते हुए मेरे पास दया की भीख मांगने आओगे। मैं उसके सिर के ऊपर बने छोटे होल के पीछे से चुपचाप मुस्कुरा रहा था। मैंने पुली बंद कर दी, लोहे की एक प्लेट से एंट्रेंस बंद कर दिया, फिर स्विच दबाया। एलईडी लाइट्स तुरंत जल उठी। छोटी की हुई फेरारी मेरे पैरों के पास आकर रुक गई। मैंने एक्सेलरेटर दबाया। इसमें तो टॉय कार से कहीं ज्यादा ताकत है। मैंने सारे होम अप्लायंसेस उस विला के अंदर पहुंचा दिए और उन्हें इंजन से जोड़कर इलेक्ट्रिसिटी की अरेंजमेंट कर दी। उसके बाद मैं बाथटब में आराम से लेट गया। अपने भाई से विरासत में मिले खाने का आनंद लेते हुए मैं टीवी पर इस अजीब बारिश से जुड़ी न्यूज देखने लगा। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया। भेजने वाली थी शियाओ वानशिंग। तुम आखिर जानते क्या हो? अपोकलिप्स का एक्सपीरियंस करो। खूबसूरत चेहरा अपोकलिप्स में सबसे घातक जहर होता है, और क्योंकि मुझे टाइम पर सैलरी मिलती रही है, इसे मेरी आखिरी वार्निंग समझो। मैं टॉवेल लपेटे हुए ड्राइंग रूम में आया और सर्विलांस कैमरों की स्क्रीन चालू कर दी। अब मैं अपोकैलिप्स का आनंद एक एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट की तरह लेने वाला था। स्क्रीन पर मेरा छोटा भाई चेन युआन गुस्से से पागलों की तरह हंसने लगा। मेरे पास भी 1000x मैग्निफिकेशन सिस्टम है भाई। एक दिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और तब तुम मुझसे मदद की भीख मांगोगे। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की है, तो अब
इस एपोकलिप्स में तड़प तड़प कर मरना। वह मुस्कुराया और सामने वाले फ्लैट की लड़की को अंदर खींच लाया। क्या मतलब है इस स्टॉर्म एपोकलिप्स और 1000x मैग्निफिकेशन सिस्टम का? शियाओ युआन, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर ड्राइंग रूम में रखी विशाल स्क्रीन पर पड़ी, उसके मुंह से आगे के शब्द नहीं निकल पाए। चेन युआन किसी ट्रेजर शो करने वाले इंसान की तरह बोला। उसने फिर से एक ग्रेप को 1000 गुना बड़ा कर दिया। विशाल ग्रेप ने फ्लोर टाइल्स तक तोड़ दी। कमाल है, और अच्छा हुआ कि तुम यहां हो। चिंता मत करो मिस शियाओ, हमारे पास रिसोर्सेज की कभी कमी नहीं होगी। अगर बारिश इसी तरह चलती रही तो क्या पहली फ्लोर पानी में नहीं डूब जाएगी? चिंता मत करो, पानी हमारी फ्लोर तक नहीं पहुंचेगा। मेरे माता पिता, तुम और मेरे फ्यूचर के साले साहब अभी भी नीचे रहते हैं। साले साहब? लगता था चेन युआन फिर से अपने हैरम के सपने देखने लगा था। युआन, तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी से सबको ऊपर ले आओ, उन्हें अपने नए घर में रहने दो। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें इस बिल्डिंग में मौजूद सारी स्टोर की जा सकने वाली चीजें इकट्ठा कर लेनी चाहिए। फिर उन्हें 1000 गुना बड़ा करके बेच देंगे और हम अमीर बन जाएंगे। चेन, तुम्हारा दिमाग सच में कमाल का है। एक कॉलेज स्टूडेंट से यही उम्मीद की जाती है। तुम सच में बहुत शानदार हो। चेन युआन पूरी तरह अपनी ही इमेजिनेशंस में खोया हुआ था। वैसे तुम्हारा भाई चेन लान कहां है? उस कमीने का नाम मत लो, वह मुझे छोड़कर पहले ही भाग गया। उसे इस अपोकलिप्स में मर जाने दो। मेरे मैग्निफिकेशन सिस्टम के बिना वह कुछ भी नहीं है। युआन सचमुच कमाल का है। मैं आराम से तरबूज खा रहा था और खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उस स्ट्रीमर को एक लाइक भी दे दिया। मेरा फूल छोटा भाई अब पूरी तरह बेकार हो चुका था। लगातार बरस रही मूसलाधार बारिश ने पूरी दुनिया को डुबो दिया था। पूरी बिल्डिंग एक अकेले आइलैंड में बदल चुकी थी। शुरुआत में अपनी एबिलिटी की वजह से चैन युआन सबसे ऊपर था। लगभग 3 महीनों तक वह सबका सेवियर बना रहा। लेकिन फिर उसे मिस लिन के भाई ने नीचे गिरा दिया। उस शराबी ने उसे जमीन पर पटक दिया। वह केवल खाना बड़ा करने का एक टूल बनकर रह गया। उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इस बिल्डिंग में अगर पावर्स कंट्रोल से बाहर हो जाती तो हम सब एक साथ दफन हो जाते। उसे मौत से डर लगता था, लेकिन वह अपोकलिप्स के रूल्स को नहीं समझ पाया। इस दुनिया में केवल उसी की आवाज सुनी जाती है जिसकी मुट्ठी सबसे मजबूत होती है। उसे उल्टा लटकाए जाने के बाद वह हर दिन रोता और चिल्लाता रहता था। मैंने बेबसी से सिर हिला दिया। इस क्राइसिस से निपटने के लिए सबसे जरूरी काम था एक सिक्योरिटी नेटवर्क तैयार करना। मैंने अपना टाइम 2 हिस्सों में बांट दिया। आधा टाइम सिक्योरिटी नेटवर्क बनाने में और आधा ट्रेनिंग में लगने लगा। रात में मैं अपने कंप्यूटर पर वेपन्स बनाने की टेक्निक्स सीखता था, खासकर गन से जुड़ी इंफॉर्मेशन। एक और 3 महीने बीत गए। लोहे का सिक्योरिटी नेटवर्क शुरुआती तौर पर तैयार हो चुका था। मैंने कुछ ग्रीन हाउसेस भी बना लिए थे। उनमें ग्रेन और वेजिटेबल्स उगाई जा रही थीं। जब कभी थोड़ा खाली टाइम मिलता, मैं सर्विलांस कैमरों की रिकॉर्डिंग्स देखता। अब उस बिल्डिंग की सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी थी। लगातार बरसती बारिश और निराशा ने सिविलाइजेशन के सारे रूल्स तोड़ दिए थे। एक्सप्लॉयटेशन से परेशान लोगों ने रिबेलियन शुरू कर दिया। शियाओ शियाओ के माता पिता दुखद रूप से मारे गए और वह खुद एक स्लेव बनकर रह गई। जहां तक चेन युआन की बात थी, उसके सिस्टम का पूरी तरह स्टडी करने के बाद लोगों ने उसके शरीर में केवल एक फिंगर को चलने लायक छोड़ा था। वह उस फिंगर से खाने को छूता और अपना सिस्टम एक्टिवेट करता, जिससे वह आइटम्स को 1000 गुना बड़ा कर सकता था। मैं यह सब ठंडी निगाहों से देखता रहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहले से प्रिडिक्ट किया था। जैसे ही स्पेशल पावर्स वाले लोग सामने आ जाते और कंट्रोल में ले लिए जाते, वे सबसे दुखद और दयनीय एग्जिस्टेंस बन जाते। मेरे भाई चेन युआन की आंखें अब पूरी तरह एक्सप्रेशनलेस हो चुकी थीं। उसकी पहले वाली मासूम और मूर्खतापूर्ण चमक अब कहीं दिखाई नहीं देती थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चैन युआन के एग्जिस्टेंस की वजह से इस बिल्डिंग में खाने की कभी कमी नहीं हुई। इस तरह यह जगह कुछ टाइम के लिए स्वर्ग जैसी बन गई। जल्दी ही एक नई सिस्टम स्थापित हो गई। रिबेलियन का लीडर राजा बन गया और इस बिल्डिंग का सोसाइटी एक पिरामिड स्ट्रक्चर में बदल गया। चैन युआन उस सिस्टम के बाहर मौजूद एक अनटचेबल बन चुका था। उसके पास अब कोई रिस्पेक्ट नहीं बचा था और मैं केवल एक स्पेक्टेटर था, अपने छोटे से विला में लाइफ का आनंद ले रहा था। जब तक एंट्स की एक आर्मी वेंटिलेशन डक्ट से अंदर नहीं घुस आई। अपने घर की रक्षा करने के लिए मैंने उन एंट्स की आर्मी से मौत तक बैटल लड़ी। ये बैटल पूरे 1 महीने से भी ज्यादा चला और इसमें मुझे भारी लॉस उठाना पड़ा।
अगले 6 महीनों तक मैं लगातार वेंटिलेशन डक्ट की सिक्योरिटी को मजबूत करता रहा। 1 साल से भी अधिक टाइम बीत गया। एक दिन सर्वेलेंस कैमरास को देखते टाइम मैंने देखा कि चेन युआन की आंखें पूरी तरह खाली हो चुकी थीं। वह लकड़ी के पपेट की तरह सुन्न पड़ा था। उसे हर दिन सालों की तरह काटते हुए देखकर मुझे सैटिस्फैक्शन महसूस हुआ। जब तक चेन युआन जीवित था, उन्हें खाने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। चेन युआन अब सोल रहित एक वर्किंग मशीन बन चुका था। हालात बहुत पहले ही मेरे कंट्रोल से बाहर जा चुके थे। मैं केवल एक स्पेक्टेटर बन सकता था, अपने माइक्रो वर्ल्ड में जीते हुए। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर वह विशाल सेंटीपीड मेरी सिक्योरिटी को तोड़कर अंदर घुस आया। उस विशाल सेंटीपीड के सामने, जो किसी तेज रफ्तार ट्रेन की तरह था, मेरे किसी भी वेपन का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब जो होगा देखा जाएगा। मैं अपनी फेरारी लेकर उसकी तरफ दौड़ा। आखिरकार मुझे उसे छूने का मौका मिल गया। मेरे लिए छोटा हो जाओ। वह भयानक विशाल सेंटीपेड छोटा होने के बाद मैंने बस पैर उठाया और उसे कुचल दिया। वह आसानी से पिस गया। 2 साल तक इस बिल्डिंग में अकेले रहने के दौरान मैंने अपनी सिक्योरिटी मजबूत करते हुए और इंट्रूडर्स को खत्म करते हुए खुद को जिंदा रखा। तब तक, जब तक मुझे एक प्राइवेट मैसेज नहीं मिला, मैं तुम्हें ढूंढने आ रही हूं। यह मैसेज फीमेल सीईओ का था। सिस्टर शियाओ, आ जाइए, मैंने जवाब दिया। नीचे की दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। एक नया लीडर उभर चुका था, एक एक्सट्रीमिस्ट। उसने मेरे उल्टे लटके हुए भाई चेन युआन को लगभग भगवान का दर्जा दे दिया था। वह चेन युआन की पावर का इस्तेमाल लोगों में डर पैदा करने के लिए करता था और फिर उस डिवाइन अथॉरिटी के सहारे लोगों के दिलों को कंट्रोल करता था। यह मिरेकल डॉक्टर टेम्पल में उल्टा लटकाया गया था और मैं, जो उस टेम्पल के ऊपर रह रहा था, लोनलीनेस और कम्युनिकेशन की कमी के डर को महसूस करने लगा था। मैं किसी भगवान की तरह था। सर्वेलेंस कैमरास के जरिए नीचे की दुनिया को देख सकता था, लेकिन कुछ भी बदल नहीं सकता था। लाइफ शायद इसी तरह चलती रहती, लेकिन तभी एक दिन कुछ भटकते हुए लोग सबमरीन से वहां पहुंचे। उनमें से एक लंबे बालों वाला बेगर था, जिसके शरीर से भयानक बदबू आ रही थी। पागल! उसी टाइम मेरे फोन पर एक और मैसेज आया। भाई चेन, मैं आ गई हूं। और उसी मोमेंट शांति टूट गई। मुझे बातचीत की भूख महसूस होने लगी थी। मुझे उसे बचाना ही था। मैंने कबाड़ के सामान से एक छोटा एयरप्लेन बनाया, लेकिन लैंडिंग करते टाइम वह क्रैश हो गया। लंबे टाइम तक अकेले रहने और सोचते रहने की वजह से अब मुझ में डर पहले जैसा नहीं रहा था। मैंने एक फ्लाई पकड़ी और उसे पेट बनाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन मुझे लग रहा था कि उसके पास अब इंतजार करने का टाइम नहीं बचा है। बाहरी लोगों को यहां ज्यादा देर रुकने की परमिशन नहीं थी। तभी एक गार्ड ने पता लगा लिया कि यह बदबूदार बेगर दरअसल एक बेहद खूबसूरत महिला थी। उसे पकड़ लो। जैसे ही लोगों का एक ग्रुप उसकी ओर झपटा, मैंने अपना सिस्टम एक्टिवेट कर दिया और उसे वापस अपने छोटे से स्वर्ग में ले आया। मैंने उसे सोफा पर लिटा दिया। वह अपने शरीर को समेटे हुए पड़ी थी और वहां केवल उसकी धीमी विस्पर ही सुनाई दे रही थी। मैं तुरंत उसके लिए खाना ले आया। वह ऐसे खाने लगा जैसे किसी भूखे प्रेत का रिबर्थ हुआ हो। वह खाना पकड़कर तेजी से अपने मुंह में ठूंसने लगा। धीरे खाओ, तुम खुद को ही नुकसान पहुंचा लोगे। मेरे पास यहां खाने की कोई कमी नहीं है। मैंने उसके उलझे हुए बालों पर हाथ फेरा और गलती से उसका डिस्गाइज ही उतर गया। उसकी गोरी और साफ स्किन दिखाई देने लगी। ये क्या हो रहा है? क्या तुम मेरा ट्रीटमेंट पूरा होने तक इंतजार नहीं कर सकते? जब उसके मुंह में और खाना समाने की जगह नहीं बची, तब जाकर वह रुका। मैंने उसे नहाने के लिए कहा, लेकिन उसकी आंखों की चमक बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। वह घबराकर मुझसे जितना दूर बैठ सकता था, उतना दूर जाकर बैठ गया। अब जब तुम यहां आ ही गई हो, तो इसे अपना घर समझो। यहां तक पहुंचने के रास्ते में तुम्हें बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी होंगी। मैंने उसे अपनी तरफ खींच लिया। शायद मेरी बात उसके दिल के किसी गहरे हिस्से को छू गई थी। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। वह मेरे कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। काफी देर तक रो लेने के बाद वह आखिरकार बोली, असल में मैं कंपनी बिल्डिंग में 2 साल से भी ज्यादा टाइम तक रही थी। क्या तुम्हें यह जानकर हैरानी हो रही है कि मैं वहां अकेली थी? थोड़ी बहुत। उस दिन मैं लॉबी में लगे सर्विलांस कैमरों की स्क्रीन देख रही थी और तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कंपनी के सारे लोग पहले ही जा चुके थे। जब तुम्हारे मैसेज से मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तो मैंने सिक्योरिटी स्टाफ को छुट्टी दे दी उसको और ऊपर की फ्लोर्स के सारे दरवाजे बंद कर दिए। बिल्डिंग में मौजूद सप्लाईज के सहारे मैं 2 दिन तक किसी तरह जिंदा रही। फिर तुमने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। शुरुआत में मैं तुमसे कांटेक्ट करना भी नहीं चाहती थी,
मैं लगातार अपने फैमिली से कांटेक्ट में थी। वे बहुत चिंतित थे और रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहे थे। लेकिन बाद में कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी चली गई और मेरा बाहरी दुनिया से कांटेक्ट पूरी तरह टूट गया। इस तरह मैंने 2 साल से भी ज्यादा टाइम अंधेरे में बिताए। और जो शिप्स तुम्हारे इतने टाइम तक टिके रहने के बाद आए थे, वे किस तरह के थे? सबमरीन। और फिर तुम्हारा किडनैपिंग हुआ और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया गया। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे बारे में भी सोच सकते हो? उसने मेरी पेशानी पर उंगली से हल्का सा धक्का दिया, फिर नाराज होकर मुझे दूर कर दिया। यह अपोकलिप्स है, ठीक है? मेरे लिए यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि इतनी खूबसूरत औरत को यहां कोई अच्छी मेमोरीज मिली होंगी। वह शिप मेरे पिताजी का था। मेरे पिताजी बहुत अमीर थे। वह कंपनी भी उन्हीं की थी। उन्होंने वह कंपनी मुझे खेलने के लिए दे दी थी। बाद में मेरा उनसे कांटेक्ट टूट गया, इसलिए उन्होंने मुझे ढूंढने के लिए यह शिप बनवाया और मुझे वापस ले जाने के लिए निकले। लेकिन जो ओरिजिनल शॉ कॉर्पोरेशन बिल्डिंग थी, जहां अब भी सिविलाइजेशन और ऑर्डर बचा हुआ था, वह रिबेलियन की वजह से नष्ट हो चुकी थी। हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं बची थी। इसलिए मेरे पिताजी कैप्टन बन गए और मेरे साथ तथा बचे हुए कुछ क्रू मेंबर्स के साथ समुद्र में भटकते रहे। उन्हें डर था कि मेरी अपीयरेंस की वजह से मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी, इसलिए उन्होंने मुझे ऐसा डिस्गाइज बनाने पर मजबूर किया। बाकी क्रू मेंबर्स को कुछ पता नहीं चला। वे सब मर चुके हैं। तुम्हारे पिता ने उन्हें मार दिया। मेरे पिताजी एक दयालु कैप्टन होने का नाटक करते थे। रास्ते में मिलने वाले बचे हुए लोगों को शिप पर जगह देते जाते थे। शायद वे अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। फिर दोबारा संगठित फ्लीट लगातार भटकता रहा। तो क्या हम तुम्हारे पिता को बचाने जा रहे हैं? मेरे पिता इस शिप पर नहीं है। एक बिजनेस डिस्प्यूट में उनकी हत्या कर दी गई थी। नए चुने गए कैप्टन ने मुझे शिप से बाहर नहीं निकाला, क्योंकि मेरे पिता हमेशा कहा करते थे, मैं इस शिप की गॉडेस ऑफ लक हूं। मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। कोई सच में इस बात पर ट्रस्ट करता था? वह हल्के से मुस्कुराई। असल वजह यह है कि शिप का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम मेरे हाथ में है। उसने एक पुराना मोबाइल फोन निकाला। मेरे फोन में शिप को नष्ट करने वाला प्रोग्राम मौजूद है और मैं चाहूं तो शिप के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी कुछ टाइम के लिए बंद कर सकती हूं। टाइम के साथ कैप्टन्स कई बार बदले, लेकिन मैं हमेशा शिप पर सबसे सुरक्षित इंसान रही। तुमने बहुत कुछ सहा है। मैंने उसे अपनी बाहों में लेकर सांत्वना दी। इतना भी बुरा नहीं था। मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा था कि क्या कोई ऐसी जगह है जहां मैं जाना चाहती हूं। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें ढूंढना चाहती हूं। शायद केवल तुम्हें ढूंढकर ही मुझे सच्ची शेल्टर मिल सकती है। इस तरह मुझे ढूंढना ही उसके जिंदा रहने का पर्पस बन गया था। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। अब सब कुछ मुझ पर टिका हुआ है। मैं उसके जीवित रहने की होप बन चुका हूं, यहां तक कि उसका मेंटल सपोर्ट भी। छोटे चेन, मुझे लगता है अब मुझे तुम्हें किसी और नाम से बुलाना चाहिए। चेन गे, यह भी बदलना पड़ेगा। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? उसने अपनी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर डाल दी। मिस शियाओ ने गंभीरता से कहा, मुझे बेबी कहकर बुलाओ। अब यह सुनकर मुझे शर्म नहीं आती। तो फिर तुम मुझे हस्बैंड कहकर बुलाओ। इतनी जल्दी नहीं। हम दोनों मजाक मजाक में एक दूसरे से उलझने लगे। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हमारी आंखें एक दूसरे से मिलीं। मेरी औरत बन जाओ, यहीं मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं जिंदगी भर तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मैं उसे अपने रूम में ले गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है। पहले भी नहीं जानती थी और अब भी नहीं जानती, लेकिन मैं सच सच जवाब दूंगी। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं करती हूं। तो फिर जवाब देते टाइम मैं एक पल के लिए क्यों झिझकी? मैं हमेशा सोचती थी कि पसंद करना और प्यार करना दो अलग बातें हैं। हालांकि मुझे यह नहीं पता कि उनमें फर्क क्या है। तुम एक दिन समझ जाओगी। वह मेरी बाहों में सिमट गई। अब यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। शियाओ बाओ, तुम मेरी हो। क्या यह पोजीशन क्लेम करना है? नहीं। मैं बस सोच रहा था कि कभी मैं एक फीमेल सीईओ से शादी करने और जिंदगी की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना देखा करता था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी मधुर क्लोजनेस मुझे इस तरह मिलेगी। तभी अचानक पूरी जगह हिल उठी। क्या हुआ? शायद एक और रेबेलियन। रेबेलियन? मैं सिस्टर श्याओ को लेकर सोफा तक गया। सर्वेलेंस कैमरास ने कंफर्म कर दिया कि नीचे सचमुच रिबेलियन शुरू हो चुका था। टेंपल के भीतर पोप फैक्शन और डिवाइन फैक्शन के बीच युद्ध छिड़ चुका था। पोप फैक्शन सबसे शक्तिशाली था, फिर भी वे उल्टे लटके गॉड पर हमला करने से हिचक रहे थे। इसी वजह से डिवाइन फैक्शन को काउंटर अटैक करने का मौका मिल गया। कुछ लोग तेजी से आगे बढ़े
और उस गॉड को बांधने वाली रोप्स को काट दिया। मैं आजाद हूं। चेन युआन के पीले चेहरे पर उसकी पुरानी मासूमियत का कोई निशान नहीं बचा था। उसके चेहरे पर केवल सेटिस्फैक्शन और ग्रीड से भरी स्माइल थी। आजाद हुआ गॉड लोगों के दिलों में भय भर रहा था और लड़ाई अनजाने में ही रुक गई। उठो और मेरी सेवा करो। उसकी आवाज किसी अथाह इबिस की तरह डर पैदा कर रही थी। उसने उन फॉलोअर्स को ऑर्डर दिया, अटैक करो। यह आदमी आखिर है कौन? हे भगवान, इसे मेरे लिए मार डालो। पीछे से दौड़ते हुए आ रहे पोप का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, लेकिन उसी टाइम बुचर का बड़ा क्लीवर्स ऊपर उठ चुका था। इस बार निशाना पोप था। चैन युआन के चेहरे पर एक बार फिर सेटिस्फैक्शन भरी स्माइल लौट आई। उसने सिर तिरछा किया और धीरे से बुदबुदाया, भाई, मैं आजाद हो गया हूं। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें एक बार फिर मार डालूंगा। मैं सर्वेलेंस कैमरास की फुटेज को देखता रहा। मेरी बाहों में सिमटी सिस्टर श्याओ ने उत्सुकता से पूछा, ये पागल गॉड आखिर है कौन? मैंने धीरे से सिर झुका लिया। तुम्हारा हस्बैंड। वो तुरंत समझ गई। अब समझी। तुम दोनों की पावर्स बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, है ना? यहां मौजूद रिसोर्सेज की भरमार देखकर मुझे हमेशा लगता था कि यह सब तुम्हारी वजह से है, लेकिन यहां आकर पता चला कि कैद कोई गॉड नहीं था, बल्कि फ्रीडम थी। मेरे पास ऑब्जेक्ट्स को 1000 गुना छोटा करने की पावर है और उसके पास चीजों को 1000 गुना बड़ा करने की। हम दोनों में एक सिमिलैरिटी भी है। जिन चीजों पर एक बार हम अपनी पावर का इस्तेमाल कर लें, उन पर दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मैं समझ गई कि उसने तुम्हें दोबारा मारने की बात क्यों कही थी। लिन श्याओ श्याओ ने फिर मेरी तरफ देखा। मैंने सिर झुका लिया। मेरे होंठों पर हल्की स्माइल थी। मेरी इच्छा पूरी कर दो और मैं तुम्हें बता दूंगा कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। चेन युआन ने पूरी बिल्डिंग छान मारी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। गुस्से में उसने अपने फॉलोअर्स को कठोर पनिशमेंट दी। मुझे विश्वास नहीं है, वह यहीं कहीं छिपा हुआ है। चाहे मुझे पूरी बिल्डिंग ही क्यों ना तोड़नी पड़े, मैं उसकी असली लोकेशन ढूंढ कर रहूंगा। ये रही आपकी होली स्वॉर्ड प्रभु। तुम्हारी मां का सिर होली स्वॉर्ड है। ये तलवार नहीं, मोबाइल फोन है। अपने फोन पर छोटे भाई चेन युआन का मैसेज देखकर मैं हंस पड़ा। मेरे प्यारे बड़े भाई, आखिर तुम छिपे कहां हो? मैंने उसे थोड़ा कंफ्यूज करने का फैसला किया। मैंने सिस्टर शाओ को अपनी ओर खींचा, फिर दीवार पर लगे ब्लू व्हाइट प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करके दूर के आसमान जैसा एक फेक सीन तैयार किया। इसके बाद मैंने उसे बाहों में लेकर एक फोटो खींची और एआई की मदद से उसे और भी नेचुरल बना दिया। फिर वह फोटो उसे भेज दी। मेरे प्यारे छोटे भाई, मैं इस टाइम धूप से भरे बीच पर हूं। ऊपर लगी फिल लाइट सचमुच सूरज जैसी लग रही है। धूप वाला बीच, बिकिनी। छोटे भाई, क्या तुम्हें जलन हो रही है? मैं इंसान हूं और मैं गॉड हूं। यह जवाब पढ़कर वह लगभग बेहोश होने वाला था। कुछ देर बाद उसने खुद को शांत किया और फोटो को ध्यान से देखने लगा। उसे उसमें कोई कमी दिखाई नहीं दी, लेकिन फिर उसे जैसे कुछ एहसास हुआ। क्या तुम किसी पहाड़ की सबसे ऊंची पीक पर बैठकर बकवास कर रहे हो? चेन लान, मुझे पता है कि तुम यहीं कहीं हो। मैं कसम खाता हूं कि तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। मैं हल्का सा हंसा। मेरी आंखों में एक चमक उभरी। फिर मैंने उसे एक और मैसेज भेजा। तुम्हें लगता है कि अभी तुम्हारा अपर हैंड है? मैं किसी भी टाइम तुम्हारी फ्रीडम को मजाक बनाकर रख सकता हूं। चेन युआन बुरी तरह चौंक गया। वह तुरंत इधर उधर देखने लगा। उसे लगा जैसे मैंने कहीं कोई कैमरा छिपा रखा हो, लेकिन स्वाभाविक रूप से उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसे एहसास हुआ कि मैं एक बार फिर उसे फूल बना चुका हूं। मैंने उसे एक और मैसेज भेजा। यह एक बेहद वैल्यूएबल वार्निंग है। मैं उसके फूड स्टोरेज पर हमला करने वाला हूं। तुरंत सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। और वह फिर से मेरे झांसे में आ गया। मेरा उसके खाने को छूने का कोई इरादा नहीं था। मुझे बस उसे मेंटली थकाना था। मैंने अपना फोन बंद कर दिया। फिर मैं सिस्टर शाओ को लेकर स्ट्रॉबेरी फार्म में चला गया। पुराने चेन, स्ट्रॉबेरी को फल देने में कितने साल लगते हैं? 2 साल। तीसरे साल से प्रोडक्शन शुरू होता है और चौथे 5वें साल में सबसे अच्छी यील्ड मिलती है। मिस, तुम्हारे पास तो बहुत एनर्जी है। मैंने कभी फार्मिंग करने और हार्वेस्ट करने से इतनी खुशी महसूस नहीं की थी, क्योंकि पहले तुम हमेशा ऊंचाई से नीचे देखा करती थीं और आम लोगों की तकलीफें तुम्हें दिखाई ही नहीं देती थीं। तुम्हारे आने से मेरी लाइफ बदल गई है। मैं ये सब बचाकर रखना चाहता हूं। उसी टाइम सर्विलांस कैमरों में चेन युआन अचानक डर कर जाग उठा। वह अपने फॉलोअर्स को जोर जोर से बुलाने लगा। गार्ड्स दौड़ते हुए अंदर आए। मेरा भाई मुझे मारना चाहता है। वह मुझे मारना चाहता है। वह मुझे छोटा कर देगा। जल्दी करो, जल्दी करो। वह हाँफ रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था।
गार्ड्स उसके उस रहस्यमयी भाई की बात सुनकर सस्पिशियस हो गए, यहां तक कि थोड़ा डर भी गए। अपनी अथॉरिटी को और मजबूत करने के लिए चेन युआन ने अपना रिलीजन फैलाना शुरू कर दिया। दुनिया को सुप्रीम गॉड द्वारा पवित्र किया गया है। वह एबिस गॉड है जो इंसानों के बीच चलता है, और अब वह आ चुका है। वह डेविल है, और वह इस सब कुछ को नष्ट करने आया है। सर्वेलेंस कैमरास के माध्यम से यह सब देखकर मैं हंसे बिना नहीं रह सका। अपोकलिप्स को आए अभी केवल 3 साल ही हुए थे, लेकिन 3 साल की पीड़ा काफी थी। इन लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया था, या यूं कहें कि उनके पास विश्वास करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मेरी स्कीम्स के डर से चैन युआन एक भी दिन चैन की नींद नहीं सो पाया। तभी उसका एक सबोर्डिनेट दौड़ता हुआ आया। प्रभु युआन शेन, बाहर वाटर पायरेट्स का हमला हो रहा है। हमले का यह सबसे अच्छा मौका है। चेन युआन छाता लेकर छत पर चला गया। उसने नीचे मौजूद बिखरे हुए अटैकर्स के ग्रुप पर शांत नजर डाली। मेरे लिए कुछ ईंटें तोड़ कर लाओ। प्रभु युएनशन, ये ईंटें टूटेंगी नहीं। मैंने कहा है तो जाओ और ईंटें लेकर आओ। आखिरकार ईंटें लाकर उसके सामने रख दी गईं। चैन युआन ने उन्हें हाथ में तौला, फिर बिल्डिंग के किनारे तक चला गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इस दुनिया को गुड नाइट कह दो, और उसने ईंट को नीचे गिरा दिया। अगले ही पल वह ईंट 1000 गुना बड़ी हो गई और शांतिपूर्वक नीचे गिरती चली गई। सिर्फ एक ईंट की ताकत ने ही सब कुछ बदल दिया। अब लोग उसे पूरी तरह गॉड मानने लगे थे। उसकी डिवाइन पावर ने लोगों को होप भी दी। उन्हें विश्वास हो गया था कि प्रभु युएनशन केवल भोजन ही नहीं बना सकते, बल्कि इस विशाल समुद्र को भी समाप्त कर सकते हैं। वह सचमुच सेवियर बनना चाहता था। उल्टा लटकाए जाने वाले दिनों ने उसे पागल बना दिया था। वह धीरे धीरे किसी एक्सट्रीम की ओर बढ़ चुका था। चैन युआन अब एक मेड गॉड की तरह दिखाई देने लगा था, लेकिन उसके शब्द और उसके एक्शंस झूठी दया से भरे रहते थे। बिल्डिंग के बाहर का इलाका पहले ही खून से रंग चुका था। जिस स्थान पर वह रहता था उसे अब गॉड्स बर्थ प्लेस कहा जाने लगा था। जब तक उसने क्लीन अप का काम पूरा किया, तब तक केवल वही युवती बची थी जो उसका पास्ट जानती थी। युएनशन टेम्पल के भीतर चेन युआन की प्रेजेंस धीरे धीरे कम होने लगी। दूसरे लोग उस युवती को अपनी बाहों में खींचने लगे, लेकिन वह अनायास ही भौहें सिकोड़ बैठा। क्या तुम मुझसे बात करोगी? प्रभु युआन शेन, आपकी मेड ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती। मैं तुम्हारी दादी से पूछताछ करूंगा। जब तुम लोगों ने मुझे उल्टा लटका रखा था, तब मुझे गॉड क्यों नहीं कहा था? ऐसा लग रहा था जैसे उसकी किसी पुरानी ट्रॉमा को फिर से कुरेद दिया गया हो। उसने युवती के कॉलर को कसकर पकड़ लिया। सर, मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। गलती तुम्हारी नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि तुम अब भी मेरे दिल की वही छोटी सी मिस बनी रहो। अचानक ऐसा लगा जैसे उसकी सारी पावर खत्म हो गई हो। उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी, फिर अपना सिर पकड़कर दर्द से तड़पने लगा। सर, अब मुझे क्या करना चाहिए? तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे मारा, मुझे टॉर्चर किया, है ना? आपकी दासी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकती। यह जवाब उसके लिए किसी मौत के वार से कम नहीं था। गुस्से और पीड़ा के बीच चेन युआन बेहोश होकर गिर पड़ा। ईडन में मेरा 4था साल था। मुझे लगा था कि मैं अपनी नफरत को पीछे छोड़ चुका हूं और आखिरकार शांति पा चुका हूं। लेकिन मेरा भाई चेन युआन, जिस दिन उसके अंदर प्यार नाम की डोर टूट गई, उसके बाद उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही गोल बचा, मुझसे मुकाबला करना। वह जुनून और पागलपन के पाठ पर और भी आगे बढ़ता चला गया। अकेलेपन के 5वें साल में आखिरकार उसने अपनी चाल चल दी। बरसते पानी के बीच रूफ टॉप पर खड़ा होकर उसने अपने कट्टर फॉलोअर्स से कहा, भगवान ने कहा प्रकाश हो, भगवान ने कहा धरती हो, भगवान ने कहा वह सब कुछ बदल सकता है। क्या तुम इस दुनिया को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस देने को तैयार हो? हम तैयार हैं। नंबर 001, आगे बढ़ो। तुम्हारा कोड नेम है स्काई। पहला फॉलोअर छत के किनारे तक चला गया। उसने शांत वॉइस में घोषणा की, भगवान ने तुम्हें इंसानी शरीर की लिमिट से परे जाने की पावर दी है। फिर उसने उसे धीरे से नीचे धक्का दे दिया। कुछ ही पल बाद एक भयंकर ब्लास्ट हुआ और आसमान में भाप का एक विशाल क्लाउड उठ गया। फिर खून से लाल, लगभग 2 किलोमीटर ऊंचा एक मॉन्स्टर गर्जना करते हुए खड़ा हो गया। चेन युआन अपनी क्रिएशन को देखता रहा और उसके मुंह से निकला, एक सुपर साइज्ड हाथी पैदा हो गया है। फिर उसने एम्प्लीफिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल किया और रोशनी की तरफ आकर्षित उस विशालकाय जीव को घुटनों के बल बैठने का ऑर्डर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ वो मॉन्स्टर घुटनों पर बैठ गया।
वह सचमुच पागल हो चुका है वेंटिलेशन प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर। मैं और शियाओ जी ये भयावह सीन देख रहे थे। उस दानव की पावर ने मुझे अंदर तक हिला दिया। एक मॉन्स्टर बस यूं ही जन्म ले चुका था। शियाओ जी अपनी हैरानी से बाहर आई। आखिर तुम्हारा भाई करना क्या चाहता है? वह इस दुनिया का सेवियर बनना चाहता है। तभी चेन युआन की पागल हंसी गूंज उठी। मैं सचमुच इस दुनिया का सेवियर हूं। मैं भगवान हूं। मैं सब कुछ बदल दूंगा। मैं वही भगवान हूं जो अपने हाथों से इस अपोकलिप्स का अंत करेगा। वह पूरी तरह अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खो चुका है। बिल्डिंग्स को उखाड़कर उनसे रोड्स बनाई जाने लगीं। उसके एक ऑर्डर पर वह विशाल दानव आगे बढ़ने लगा। एक के बाद एक बिल्डिंग्स जड़ों समेत उखाड़ दी गईं और उसके पैरों के पास जमा होती चली गईं। किस बात का इंतजार कर रहे हो? आओ और अपना ब्लेसिंग प्राप्त करो। कुछ ही देर में बाकी 11 मॉन्स्टर्स भी एक एक करके सामने आ गए और फिर शुरू हुआ डिस्ट्रक्शन का तांडव। सिर्फ हमारी बिल्डिंग ही कब्र के पत्थर की तरह सीधी खड़ी रह गई। उसकी पीठ पर लगी लाइट्स से 2 शब्द बन रहे थे। बहुत देर हो चुकी है। अब मेरे पास यह सब बदलने की कोई पावर नहीं बची। शायद यह भी ठीक ही है। सोचो, अगर यह प्रलयकारी बारिश पूरे 10 साल तक चलती रहती तो ह्यूमन सिविलाइजेशन का अंत था। फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। शायद अभी भी उम्मीद बाकी हो। शायद ऐसा फ्यूचर अब भी मौजूद हो जहां इंसान जीतते हैं। मैंने ऐसा फ्यूचर देखा है जिस दिन बारिश रुकी थी और सूरज फिर से दिखाई दिया था। उस दिन इंटरनेट, जो किसी अथाह खाई की तरह शांत पड़ा था, अचानक सेलिब्रेशन से भर उठा था। हर जगह बचे हुए लोग एक दूसरे के साथ अपनी खुशी शेयर कर रहे थे। वह सीन मैं कभी नहीं भूल सकता। सच में? बिल्कुल। इंसानों को कभी कम मत आंको। हम सूरज की तरफ बढ़ने के लिए पैदा हुए हैं। हम इस बारिश के कर्टन को पार करेंगे और एक बार फिर इस धरती पर खिल उठेंगे। लेकिन चेन युआन का पागलपन जारी रहा। मगर यह आइलैंड आखिर पूरे समुद्र को कैसे भर सकता था? जिन भी मॉन्स्टर्स ने विरोध करने की कोशिश की, उन्हें मार दिया गया और अंत में वे ताइचू आइलैंड पर सूखी हड्डियों में बदल गए। हां, बिल्कुल, बस ऐसे ही। चेन युआन अब पूरी तरह पागल हो चुका था। उसके पीछे खड़ी छोटी मिस कांप रही थी, जैसे उसकी कॉन्शियसनेस का कोई हिस्सा वापस लौट आया हो। उसने धीमी वॉइस में पूछा, क्या यह सब करके सचमुच दुनिया बचाई जा सकती है? चेन युआन तुरंत उसकी तरफ मुड़ा और उसके बेहद करीब आ गया। क्या तुम मुझ पर क्वेश्चन उठा रही हो? अपने भगवान पर क्वेश्चन? छोटी मिस, घुटनों के बल बैठ जाओ। मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकती चेन युआन। लेकिन वह अचानक राहत भरी हंसी हंस पड़ा। मैं सही हूं, क्योंकि मैंने ह्यूमैनिटी का फ्यूचर देखा है। फिर उसने सिर घुमाया और खोई हुई वॉइस में बुदबुदाया, जिस दिन बादल हटेंगे और सूरज दिखाई देगा, उस दिन इंटरनेट अस्वाभाविक रूप से शांत होगा। मेरा भाई पागल हो चुका है। वह उस ट्रुथ को स्वीकार नहीं कर पाया। वह पागल हो गया, यहां तक कि डिप्रेशन में भी डूब गया। अगर तुम इसे बदलने की कोशिश करते तो शायद सब लोग बच सकते थे। हमें यह अंतहीन अकेलापन सहना नहीं पड़ता। 2 बचे हुए इंसान, क्या सचमुच वे ही ह्यूमैनिटी का फ्यूचर हैं? मैं उसकी स्वार्थपरता से नफरत करता हूं। मैं उससे नफरत करता हूं क्योंकि उसने मुझे अपने वर्ल्ड से बाहर कर दिया। भले ही लोग अपनी सबसे बुरी हालत में क्यों ना हो, हमें फिर भी बदलाव की कोशिश करनी चाहिए। उसके पास सब कुछ बदलने की पावर थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। तभी मैं समझ गया और खुद छलांग लगा दी, ताकि मैं पास्ट में वापस जाकर सब कुछ फिर से शुरू कर सकूं। मैंने बिना किसी झिझक के 1000 गुना बढ़ाने वाली पावर को चुना। मैं इस दुनिया का सेवियर बनना चाहता हूं। मैं उसकी गलत सोच को सुधारूंगा। सही मैं हूं, छोटी मिस। यह सब साबित करने के लिए मैं कोई भी प्राइस चुकाने को तैयार हूं। कंस्ट्रक्शन वर्क अगले 9 वर्षों तक चलता रहा। ताइचू पर्वत अब बादलों को छूने लगा था और पूरी दुनिया में वही एकमात्र जगह बची थी जहां बारिश और कोहरा नहीं पहुंचते थे। पहाड़ के नीचे मौजूद अनगिनत विशाल आकृतियां अब केवल छोटे काले डॉट्स जैसी दिखाई देती थीं। ह्यूमैनिटी का पास्ट दफन हो चुका था। मॉन्स्टर्स की हड्डियां मिट्टी बन चुकी थीं। धरती सचमुच बेहद उपजाऊ हो गई थी। लेकिन मेरे दिल में सिर्फ दुख था। अब इस पूरी बिल्डिंग में हम सिर्फ 4 लोग बचे थे। मुझे लगता है मैंने उस आंसर को देख लिया था जिसे मैं स्वीकार नहीं करना चाहता था। छोटी मिस अब आखिरी स्टेप तक पहुंचने वाली थी। चेन युआन की वॉइस भारी और बैठी हुई थी। तुम अब सिर्फ हड्डियों और चमड़ी का ढांचा रह गई हो, लेकिन तुम्हारी आंखें अब भी हार मानने को तैयार नहीं हैं। क्या तुमने मुझे देखा? छोटी मिस एक स्टेप आगे बढ़ी, जैसे उसे पहले से ही अपने फेट का पता हो। मैं इस अपोकलिप्स को हराने ही वाला हूं, लेकिन अब समय बहुत कम बचा है।
10 साल की लिमिट लगभग पूरी होने वाली है। मैं हार नहीं सकता और मैं हारना भी नहीं चाहता। छोटी मिस चुपचाप दीवार के किनारे जाकर खड़ी हो गई। चेन युआन ने अपनी बाहें फैला दी। तुम बाकी लोगों से अलग होगी। मैंने अनगिनत मॉन्स्टर्स को बनाया है, लेकिन तुम उनमें सबसे खास बनोगी। और मैं ईडन के भीतर खामोश खड़ा सब कुछ देखता रहा, और तभी मुझे सिर्फ जमीन के कांपने का एहसास हुआ। वह हार गया। वह जीत नहीं सकता। मैं बहुत पहले ही उसके ऑब्सेशन और मैडनेस को समझ चुका था। वह जो कुछ भी कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। भाई, मुझे पता है कि तुम इसी रूम में कहीं हो। चेन युआन की वॉइस ने मुझे सोचों से बाहर निकाल दिया। मेरे मॉन्स्टर्स। उसके फॉलोअर्स ने पूरी दुनिया छान मारी, लेकिन उन्हें तस्वीर वाली लोकेशन कहीं नहीं मिली। तो तुमने झूठ बोला था। वह सनलाइट नकली थी। इस दुनिया में अब केवल एक ही जगह है जहां सूरज की किरणें पहुंचती हैं, और वह सिर्फ यही जगह है। यही ताइचू मॉन्यूमेंट। मैं उस निराशाजनक फ्यूचर को बदल दूंगा, और जब मैं चला जाऊंगा, तुम अपने उस छोटे से वर्ल्ड में ही रहना, उस बड़ी बहन के साथ। वह तुम्हारी बॉस है ना? मैंने उसकी फोटो देखी है, तुम्हारे वॉलेट में बीच वाले सेक्शन में रखी हुई। तुम उससे प्यार करते हो। फिर तुम इतने उदासीन क्यों रहे? भाई, कम से कम मैं तुमसे ज्यादा बहादुर हूं। मैं अपने दिल की बात कहने की हिम्मत रखता हूं। मैं अपने प्यार का पीछा करने की हिम्मत रखता हूं, और उसे पाने के लिए कदम भी उठाता हूं। असली कावड़ तो तुम हो। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं आया हूं। जब मैं चला जाऊंगा तो जल्दी से यहां से मत निकल जाना। ताइचू मेरी प्रेजेंस के बंधन से मुक्त हो जाएगा, और वे मॉन्स्टर्स इस जगह के करीब आने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह दुनिया की सबसे सेफ प्लेस होगी। सही समय का इंतजार करना। फिर उस बड़ी बहन को लेकर यहां से निकल जाना, पहाड़ से नीचे उतर जाना, और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को आगे बढ़ाना। 10 साल की टाइम लिमिट पूरी हो चुकी है। चेन युआन ने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई सरप्राइज नहीं था। भाई, मैं आखिरकार तुमसे बदला ले लूंगा। सपने देखते रहो। मैं अचानक उछल पड़ा। इस दुनिया को गुड नाइट कह दो। छोटे भाई की जानबूझकर जगाई गई पावर एक बार फिर एक्टिवेट हो गई। मैं अब भी आदिम ईडन में मौजूद हूं। तुम 1 साल से जाग चुके हो, और अब सब खत्म हो चुका है। तुम और तुम्हारे भाई के बीच हुए अग्रीमेंट के अनुसार अब हमें पहाड़ से नीचे उतर जाना चाहिए। और उन मॉन्स्टर्स का क्या होगा? दूर कहीं से उड़ते हुए लोगों जैसी गर्जनाएं सुनाई देने लगीं। विशाल मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप उस अग्रणी दानवी स्त्री के पीछे पीछे उस भूमि की ओर बढ़ रहा था जहां से कोई लौटकर नहीं आता। आखिरकार उनका अंत उन जमा हुई हड्डियों के ढेरों के बीच होगा, और वे धरती के लिए न्यूट्रिशन बन जाएंगे। लाइफ एक बार फिर ताइचू से शुरू होगी। टाइम पूरा हो चुका था। मैं उस खाली रूफटॉप पर जाकर खड़ा हो गया। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? सिस्टर शियाओ, जिसका पेट अब थोड़ा उभारा हुआ था, मेरे हाथ को पकड़कर खड़ी हो गई। मुझे लगता है कि मैं गलत थी। तुम गलत नहीं थी। मैं कुछ पल चुप रहा और दूर होराइजन की ओर देखने लगा। तुम बताओ, इतनी विशाल हो चुकी इस धरती को हमारे बच्चों को पूरी तरह देखने में कितना समय लगेगा? मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। लाइफ की शुरुआत से लेकर हमारे द्वारा सैटेलाइट्स बनाने और इस प्लैनेट को स्पेस से देखने तक ह्यूमैनिटी को 3.8 अरब साल लगे थे। हमने ह्यूमन सिविलाइजेशन की मेमोरीज को आगे बढ़ाया है। पुरानी दुनिया की सिविलाइजेशन को इनहेरिट करने वाले नए इंसान, आखिर उन्हें इस लिमिटेड स्काई से बाहर निकलने में कितना समय लगेगा, मुझे नहीं पता। शायद एक दिन हमारे डिसेंडेंट्स भी पिछली सिविलाइजेशंस को नकार देंगे, क्योंकि उन्हें पास्ट के कोई निशान नहीं मिलेंगे। भूली हुई सिविलाइजेशंस, या शायद वे कभी थी ही नहीं। वे एंशिएंट माइट्स, क्या वे भी किसी डिजास्टर के समय पैदा हुए थे क्या? वहां भी इंसान और देवता अपनी पूरी पावर से लड़ रहे थे। मेमोरीज में बचे वे धुंधले प्रेजेस असल में देवताओं की महिमा नहीं गा रहे थे। वे हमारे जैसे पुराने इंसानों की महिमा गा रहे थे। टुडे ही फ्यूचर है, और फ्यूचर भी एक दिन प्रेजेंट बनेगा। मुझे कभी पता ही नहीं चला कि असली सिस्टर हुआ तो बहुत पहले मर चुकी थी। उस बिल्डिंग में खाने का एक दाना भी नहीं बचा था। मुझे उसका चेहरा पसंद था, लेकिन उसका दिल नहीं। थैंक्स। तुमने मुझे उससे प्यार करना सिखाया, उसके बाहरी रूप से भी और उसके अंदर से भी। अब मैं सेटिस्फाइड हूं, क्योंकि मैंने सचमुच एक गॉडेस से प्रेम किया था। मैंने उंगलियों पर हिसाब लगाया। 6 साल, 10 महीने, 20 दिन, इतना समय काफी था। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। आखिरकार हम दोनों भाइयों ने इस गॉड्स गेम में जीत हासिल की।
मुझे तुम्हें मुझसे प्यार करवाने में 6 साल से भी ज्यादा समय लग गया, और तुम्हें इस बात के लिए तैयार करने में कि तुम हमारे मिक्स्ड ब्लड वाले बच्चे को जन्म दोगी। इस नई दुनिया में हमारी पुरानी सिविलाइजेशन भले ही समाप्त हो चुकी हो, लेकिन वह फिर से जन्म लेगी।